नमस्ते। मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, सहायक प्राध्यापिका, स्वर्गीय अन्ना साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर आपके सामने 14 सितंबर हिंदी दिन के अवसर पर हिंदी राजभाषा का महत्व इस विषय की जानकारी प्रस्तुत करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोग यह जानते होंगे कि 14 सितंबर को हिंदी दिन मनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। तब सभा का कामकाज जारी था। उसमें यह बात हुई कि देश की कोई राजभाषा होनी चाहिए। यह विचार बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि संविधान में इतने सारे प्रावधान किए गए, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और अन्य संस्थाएं, संसद, कानून और प्रशासन, इसके कामकाज के लिए एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आम आदमी समझ सके। उस काल में अंग्रेजी भाषा का प्रचलन था। इसे आम आदमी समझ नहीं सकते, उसमें वे सहभाग नहीं लेते थे। घटनाकारों ने विचार विमर्श करने के बाद एक मत से यह निर्णय लिया, हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया जाए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का रूप प्राप्त हुआ। सन 1953 में वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने हिंदी दिन मनाने के बारे में सोचा था। उसमें निर्णय लिया गया कि 14 सितंबर को हिंदी दिन के रूप में मनाया जाए, क्योंकि इसी दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। 1953 से लेकर आज तक पूरे भारत में हिंदी दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1918 में इंदौर में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह बात रखी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान करना चाहिए। इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी ने 5 हिंदी दूतों को उन राज्यों में भेजा था जहाँ हिंदी का ज़्यादा प्रचलन नहीं था। पर विडंबना की बात यह है कि आज भी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, पर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं तो सिर्फ राजभाषा है। राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रचलन पूरे देश में होता है। राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग अपने देश के राजकाज में या शासन में किया जाता है, जैसे संसद, कानून, प्रशासन, इसके कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। भारतीय संविधान में 17 भाग के अंतर्गत 343 क्रमांक का अनुच्छेद आता है। इसमें हिंदी भाषा के लिए प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 343 में 3 बातें बताई गई हैं। 343(1) में पहली बात यह है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी एवं अंकों के बारे में निर्देश दिए गए थे। राजकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में आने वाले अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। 343(2) में दूसरी बात यह है कि 15 वर्ष तक हिंदी भाषा के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। 1950 से लेकर 1965 तक यह अवधि इसलिए दिया था कि इसी दौरान हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाकर प्रशासकीय कार्यों में हिंदी को सक्षम बनाया जाए
और 343(3) में तीसरी बात यह है कि संसद को अधिकार दिया गया कि वे चाहे तो 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी अंग्रेजी के प्रयोग के लिए प्रावधान कर सकते हैं। 1965 के पहले ही गैर हिंदी भाषिक राज्यों ने अंग्रेजी खत्म होने के डर से आंदोलन शुरू कर दिए। इसी के कारण आगे राजभाषा अधिनियम के तहत प्रावधान किए गए, जब तक सभी राज्यों की सहमति न हो तब तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। आपको मालूम है हिंदी भाषिक 10 राज्य हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तरांचल। इन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों ने अपनी प्रादेशिक भाषा को राजभाषा माना था, जैसे आंध्र प्रदेश की तेलुगु, पंजाब की पंजाबी और बंगाल की बंगाली और कर्नाटक की कन्नड़। इसके विरोध में हर राज्य में हिंदी साहित्य सम्मेलन परिषद ने हिंदी का प्रचार और प्रसार शुरू किया। सभी केंद्रीय कार्यों में हिंदी भाषा स्वीकार करने का उचित निर्णय लिया। इसलिए सभी केंद्रीय कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा के साथ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान के 17 भाग के अंतर्गत 351 क्रमांक का अनुच्छेद आता है। इसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। देश की 70% जनता हिंदी भाषा को सहज जानती है, सहज रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी का शब्द भंडार बढ़ाया गया, इसलिए हिंदी भाषा में बहुत सी भाषाओं के शब्द सम्मिलित हैं, जैसे तत्सम शब्द। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के समान संस्कृत भाषा के शब्द को जैसा का वैसा हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है, जैसे माता पिता, दीन, कर्म, सत्य, कवि, पुष्प, कमल, यह सभी तत्सम शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद अर्ध तत्सम यानी संस्कृत भाषा से विकृत होकर कुछ शब्दों को ग्रहण किया जाता है, जैसे कृष्ण तत्सम शब्द है और किशन अर्ध तत्सम, लक्ष्मी तत्सम और लक्ष्मी अर्ध तत्सम। और तद्भव शब्दों को भी हिंदी भाषा में ग्रहण किया गया है। संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर जो शब्द हिंदी भाषा में आते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कृष्ण के लिए कान्हा, दूध के लिए दुग्ध और सर्प के लिए साप शब्द का प्रयोग किया जाता है। और आगे देशज शब्द को भी ग्रहण किया गया। देशज यानी जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता वह देशज शब्द कहते हैं। जैसे नेता, चूहा, कीचड़, यह देशज शब्द है। और विदेशी शब्द, इसके अंतर्गत 3000 से ज़्यादा अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हम हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे स्कूल संबंधी कॉलेज, मास्टर, बुक, पेन, पोशाक संबंधी शर्ट, पैंट, कॉलर, खेल संबंधी मैच, टीम, हॉकी, क्रिकेट, सेना संबंधी मिलिट्री कमांडर, मेजर, कर्नल, पोस्ट संबंधी रजिस्टर, मनी ऑर्डर, बुक पोस्ट तथा खानपान संबंधी बिस्किट, चॉकलेट, केक, टोस्ट आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। यूरोपियन भाषाओं से भी कुछ शब्दों को हिंदी में ग्रहण किया गया है। जैसे पुर्तगाली शब्द है अलमारी, अचार, अनानास, फ्रेंच शब्द कारतूस, कूपन, जर्मन सेमिनार, चीनी शब्दों में चाय, जापानी रिक्शा। हिंदी, यह शब्द भी हिंदी भाषा का नहीं है, यह फारसी भाषा का शब्द है। उर्दू, यह तुर्की भाषा का शब्द है।
इस तरह एशिया के भाषा से भी कुछ शब्दों को ग्रहण किया गया। फारसी में रोज, कुरान, कमीज। तुर्की शब्द है बेगम, सुराख, चाकू, कागज, कलम, काबू। इसके बाद संकर यानी दो भाषाओं के मेल से बने कुछ शब्द हिंदी भाषा में आते हैं, जैसे रेलगाड़ी। इस शब्द में अंग्रेजी प्लस हिंदी, इस तरह हिंदी का शब्द भंडार बढ़ गया है। और हिंदी के 5 विभाषा प्रांत हैं। इसके अंतर्गत हिंदी की 18 उपबोलियाँ बोली जाती हैं। एक पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह उपबोली आती है। 2 पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, कनौची, हरियाणी यह बोली आती है। 3 राजस्थानी, इसके अंतर्गत मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी, मालवी यह बोलियाँ आती है। 4 बिहारी हिंदी, इसके अंतर्गत भोजपुरी, मागधी, मैथिली। और 5 पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी यह बोली आती है। इस तरह इन 5 विभाषा प्रांत के अंतर्गत हिंदी भाषा के रूप भी अलग अलग है। प्रथम रूप है बोली। बोली का मतलब है बोल चाल में प्रयुक्त भाषा। भाषा के छोटे रूप को बोली कहते हैं। बोली का संबंध ग्राम मंडल से होता है। जो भाषा प्रांतीय स्तर पर स्वीकृत न होकर मंडलीय स्तर पर स्वीकृत होती है तथा जिनमें साहित्यिक रचना विद्यमान होती हैं, उस भाषा को बोली कहते हैं। एक बोली के अंतर्गत हिंदी की कई उपबोलियाँ आती है और बोली के अंतर्गत घरेलू शब्द अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। दूसरा रूप है प्रांतीय भाषा, जिसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। जब कोई भाषा परिनिष्ठित भाषा का रूप प्राप्त करके वृद्ध भूभाग में व्याप्त हो जाती है, तब वह एक प्रांत या उप प्रांत की साहित्य रचना की विभाषा हो जाती है। उसे प्रांतीय भाषा कहते हैं। जैसे 5 विभाषा प्रांत पूर्वी हिंदी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, इसके अंतर्गत कुल 18 उपबोलियाँ बोली जाती है। तीसरा रूप है आदर्श भाषा। कोई एक क्षेत्रीय बोली महत्वपूर्ण परिनिष्ठित बनकर अपने सामान्य स्तर की बोलियों से बहुत आगे निकल जाती है, तब वह आदर्श भाषा का स्थान पाती है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के प्रचार के लिए खड़ी बोली भाषा को अपनाया था, इसलिए उस काल में खड़ी बोली भाषा आदर्श बन गई थी। भाषा का चौथा रूप है राजभाषा। राजभाषा यानी शासन व्यवस्था की भाषा। अपने देश के राजकाज में उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे संसद, कानून, प्रशासन, इसके कामकाज के लिए राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। और राष्ट्रभाषा यानी जब कोई भाषा आदर्श बनने के बाद उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, पूरे देश में या अन्य भाषा क्षेत्रों में उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों में होने लगता है, तब उसे राष्ट्रभाषा की संज्ञा से विभूषित किया जाता है। इस तरह भाषा के कुल 5 रूप है और इसके अंतर्गत हिंदी की कुल 18 बोलियाँ बोली जाती है। हिंदी भाषा का साहित्य भी बहुत महान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालों में उसे विभाजित किया गया है। इसमें आदिकाल में विद्यापति की पदावली, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कबीर, जायसी, तुलसीदास जैसे श्रेष्ठ कवियों ने एक अच्छे साहित्य की निर्मिति की थी। जैसे जायसी का पद्मावत यह महाकाव्य है, तुलसी का रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर और कबीर के दोहे तथा बीजक नामक ग्रंथ
इसका प्रचलन है। और रीतिकाल में भूषण का शिवराज भूषण यह ग्रंथ और केशवदास की रामचंद्रिका इस साहित्य की निर्मित हुई है। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में इन ग्रंथों को श्रेष्ठ माना गया है। हिंदी एक समृद्ध और विकसित भाषा है, हमारी अस्मिता की पहचान है। देश का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हिंदी नहीं है। यही नहीं तो विदेशों के अधिकांश क्षेत्रों में भी हिंदी भाषी लोग हैं। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में भी हिंदी भाषी व्यक्तियों की संख्या अधिक है। यह हिंदी के प्रेमी, भक्त और समर्थक है। प्रभाकर माचवे जैसे अहिंदी भाषी क्षेत्र के होते हुए भी हिंदी के लोकप्रिय लेखक हैं। हिंदी के कवियों और लेखकों ने साहित्य रचकर यह साबित कर दिया है कि हिंदी किसी से कम नहीं है। मराठी भाषिक संतों में, लेखकों में उनका भी अवदान स्मरणीय माना जाता है। जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम का नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। संपूर्ण देश भर में भ्रमण करने वाले मराठी भाषिक संतों, लेखकों ने हिंदी को स्वीकार किया है। विनोबा जी ने कहा है, राष्ट्रीय एकता के लिए अधिक आवश्यक भाषा है तो वह सिर्फ हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी इसका एकमात्र साधन है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक समग्र देश में हिंदी बोली जाती है। विविधता में एकता की अभिव्यक्ति हिंदी में है। विविधता में एकता भारत जैसे बहुभाषी, बहुपंथी और बहुरंगी देश की सबसे बड़ी शक्ति रही है। इस शक्ति का स्रोत हिंदी भाषा ही है। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोकर ऐसा स्रोत बनाने का सौभाग्य हिंदी को ही रहा है। हिंदी नाना प्रकार की विधाओं, कलाओं और संस्कृतियों की त्रिवेणी बनाती है। हिंदी में पुरातन भारतीय परंपराओं की अभिव्यक्ति के साथ आधुनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की भी अपूर्व क्षमता है। सन 1976 में मॉरिशस में हुए द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन में जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्र के हिंदी प्रेमियों ने हिंदी का सम्मान किया और हिंदी को बड़ा स्थान दिया। इस सम्मेलन में विश्व संस्कृति संगम हुआ और हिंदी विश्व बंधुत्व की वाहिका बन गई। मॉरिशस की जनता की भाषा हिंदी है। यह भारत का गौरव है। आज दुनिया में 90 से अधिक देश ऐसे हैं जहाँ लोग भारत को समझने के लिए हिंदी को समझना आवश्यक मानते हैं। देश के बाहर की दुनिया में हर जगह हिंदी के लिए आदर, अपनापन है। हिंदी देश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक एकता का ज्वलंत प्रतीक है। राष्ट्रीय मर्यादा के रूप में हिंदी को अपनाना ही राष्ट्रीय धर्म है। राष्ट्रीय भावना का संबंध राष्ट्रीय एकता से होता है। राष्ट्रीय एकता से राष्ट्र की उन्नति होती है। एकता का भाव भाषा से ही प्रकट होता है। एकता को व्यक्त करने वाली, अपनेपन के भाव को बढ़ाने वाली सिर्फ हिंदी भाषा है। हिंदी की मिठास अवर्णनीय है। जैसे कबीरदास ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। इस तरह हिंदी राजभाषा मान है, देश का सम्मान है, देश का अभिमान है। धन्यवाद।